साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस दूसरे लाइव प्रैक्टिस सेशन में ज्योग्राफी के। साथियों बिल्कुल विश्वास रखिए, इस प्रैक्टिस सेशन के बाद हमने जितना भी एस्ट्रोनॉमी में अभी तक पढ़ा हुआ है उन सारी चीजों का क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपका पूरा का पूरा आप देखेंगे एक बार बहुत अच्छे से थॉरो रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चंस इसके बाहर नहीं आने वाले। बस साथियों आपको जरूरत किस बात की है? इस बात की है कि इन क्वेश्चन आंसर्स को एक दो बार लगा करके उसको बार बार प्रैक्टिस करें। उसके बाद ज्योग्राफी में हम नए टॉपिक्स आगे लेकर के आएंगे। शुरुआत करते हैं, टाइम बिल्कुल भी यहां पर जाया नहीं करेंगे आपका। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, देखेंगे कि सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित है। आपको सारी चीजें विद फिगर हमने समझाई है साथियों, आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स। देखेंगे पृथ्वी और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और पृथ्वी, शनि और वरुण। सीधी सी बात है, आपको देखना है कि मंगल और मंगल के बाद आपके यूरेनस के बीच में कौन से ग्रह आते हैं। आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं, यह प्रश्न आ चुका है, ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। आपको पता है मंगल के बाद बृहस्पति आता है और बृहस्पति के बाद शनि आता है, ठीक है ना। तो बृहस्पति और शनि इसका आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे बृहस्पति और शनि मतलब 2 इज द राइट आंसर। ऐसे आपको क्या करना है, चीजों को ध्यान में रखना है। हर तरीके के क्वेश्चन आपके सामने, ताकि दिमागी कसरत हो जाए, कुछ भी आ जाए साथियों सब आपसे बनना चाहिए। आगे देखेंगे ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। नेक्स्ट, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। नेक्स्ट, ये प्रकाशमान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। नेक्स्ट, ये प्रकाशमान भी हैं और चमकते भी हैं। अब इसमें क्या सही है साथियों? आप सभी को पता है कि जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो इनके अंदर खुद की कोई चमक इसलिए नहीं होती क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होने जैसा कोई भी घटनाक्रम इसमें नहीं होता। लेकिन साथियों जो सूरज का प्रकाश आता है किस तक, ग्रहों तक, उस प्रकाश को क्या करते हैं आप देखेंगे, या तो अवशोषित करते हैं या तो परावर्तित करते हैं। जो ग्रह जितना अधिक परावर्तित करता है उसका अल्बिडो उतना ही अधिक माना जाता है, वो उतना ही अधिक प्रकाशमान दिखाई देता है। शुक्र का सबसे ज्यादा क्या होता है साथियों, अल्बिडो होता है, सबसे ज्यादा प्रकाशमान दिखाई देता है, 70% से अधिक इसका अल्बिडो होता है। तो साथियों देखेंगे ग्रहों के बारे में सही यह है कि अप्रकाशमान होते हुए भी ये चमकदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, बिल्कुल सही। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने क्या किया था, शुक्र के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया था। नेक्स्ट देखेंगे सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल। साथियों ये चीज थोड़ी सी सही नहीं लग रही, मंदतम गति यहां पर यह स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर पूछी जा रही है, सूर्य की परिक्रमा करने के आधार पर या अक्षीय घूर्णन के आधार पर। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब हम शुक्र की बात करते हैं साथियों, तो शुक्र का जो एक दिन होता है वो एक वर्ष से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है, शुक्र को अपने अक्ष पर एक अक्षीय घूर्णन पूरा करने में ज्यादा समय लगता है एज कंपेयर टू द कंप्लीट दी 1 रेवोल्यूशन अराउंड दी सन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर शुक्र होना चाहिए, शुक्र हो नहीं है, यहां पर क्या है मंगल है। तो हम 4 को क्या कह सकते हैं, एक गलत जिसको बोल सकते हैं, कह सकते हैं आंसर कह सकते हैं, क्योंकि सुमेलन यहां पर समझ में नहीं आ रहा। तो आपका आंसर यहां पर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है गोल्डीलॉक्स जोन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है साथियों। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में रहता है। हम देखेंगे यहां पर ऑप्शंस क्या है, भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं। नेक्स्ट, पृथ्वी के अंदर वह क्षेत्र जिसमें शैल गैस उपलब्ध है। बाह्य, थर्ड पॉइंट है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। नेक्स्ट है मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्कापिंडों जिसको मेटियोराइट्स कहते हैं की खोज। साथियों यहां पर गोल्डीलॉक्स जोन के एक बात आपको बताना चाहूंगा कि गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब होता है कि सूरज से उतनी दूरी जितनी दूरी पर जीवन के आप देखेंगे विकास की संभावनाएं पाई जाती हैं। तो आप इसका चाहो तो लिख सकते हो, सूर्य से उतनी दूरी जहां पर जीवन के विकास की संभावना पाई जाती है। ठीक है, जीवन के विकास की संभावना पाई जाती है।
तो सूर्य से उतनी दूरी मतलब पृथ्वी सूर्य से उतनी दूरी पर है, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे है कि पृथ्वी पर क्या बन गया, आप देखेंगे जीवन का आधार बन गया। तो साथियों इसी को गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। तो इससे मिलता जुलता आपका विकल्प कौन सा हो जा रहा है, आप देख रहे हैं भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं। इट इज द राइट आंसर, ठीक है ना। जो नंबर 1 ऑप्शन है वो राइट होगा। चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो हमने पढ़ा हुआ है, उसके आगे जाकर के बियॉन्ड दी आप देखेंगे लिमिट हमें समझदारी दे रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। आप देखेंगे सूची 1 में है क्या, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा और कृत्रिम उपग्रह। उसके बाद सूची 2 में है चंद्रमा, यूरेनस, मेराइनर और हेली। अब आज इसको हम स्वयं मिला लेते हैं, उसके बाद कूट में से आंसर देख लेंगे। सबसे पहले ग्रह कौन सा है इन चारों में, आपको पता है यूरेनस ग्रह है। उसके बाद उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा उपग्रह है। तो क्या हो गया 2 1। उसके बाद पुच्छल तारा हेली है और मेरिनर क्या है, कृत्रिम उपग्रह। 2 1 देन 4 देन 3। ये आपका सही आंसर आ रहा है 2 1 4 3। 2 1 4 3 कहां पर दिया हुआ है, ये फर्स्ट वाला जो कूट है, इट इज द राइट कूट। इसको आप क्या करेंगे, सही मान लेंगे। एक बार इसको देख लीजिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। खग्रास या पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि, साथियों आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी ल्यूनर और सोलर एक्लिप्स होते हैं तो उसमें सोलर एक्लिप्स में आप देखेंगे पूरी धरती पर एक साथ ये दिखाई नहीं देता। धरती कुछ भागों में पूर्ण सूर्य ग्रहण या टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई देता, पूरी धरती पर एक साथ नहीं दिखाई देता। क्या कारण है, इसमें ऑप्शन दिए हैं पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह सपाट नहीं है बल्कि उसमें उभार और अवनमन है। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का कक्ष पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिधीय क्षेत्र तक पहुंच सकती हैं। अब ये 4 ऑप्शन है साथियों। क्या कारण है, सबसे सामान्य कारण है आपको पता है पृथ्वी का आकार बड़ा है और चंद्रमा की जो छाया पड़ती है, चंद्रमा किस में आ गया, पृथ्वी और सूरज के बीच में आ गया। तो चंद्रमा की छाया किस पे पड़ेगी, पृथ्वी पर, और सूरज पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा। तो चंद्रमा की जो छाया पूरी पृथ्वी को ढक नहीं पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, आप देखेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण पूरी पृथ्वी पर ना दिखाई देकर के उसके किसी एक विशेष हिस्से में दिखाई देता है। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस चीज को बहुत अच्छे से साथियों ध्यान में रखना है। थोड़ा थोड़ा क्या होता है, आप देखेंगे सिविल सर्विसेज के जब क्वेश्चंस लेते हैं तो क्वेश्चंस में, या फिर हम पीजीटी टीजीटी के भी क्वेश्चंस लेते हैं, तो पीजीटी के क्वेश्चंस में थोड़ी सी टेक्निकलिटी, थोड़ा सा क्रिटिकलिटी, एक जिसको बोल सकते हैं एक थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के चीजों को, स्टेटमेंट को दिया जाता है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, एक बार ध्यान से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, सूर्य का प्रभामंडल हालो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। देखिए आप देखेंगे जो सूर्य का बेसिकली प्रभामंडल है, हालो है। हालो का मतलब क्या होता है कि कोई जब एक विशेष बादल, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं कि सूर्य के सामने जब कभी बादल आता है तो बादल के चारों ओर से सूर्य का प्रकाश ऐसे बिल्कुल आप देखेंगे छित्राओं के रूप में निकलता हुआ दिखाई देता है। इसको कहते हैं सूर्य का प्रभामंडल या आभामंडल या हॉलो। अब ये हॉलो किस बादल से बनता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। ठीक है, किसके कारण, आप देखेंगे स्तरी मेघों के जलवाष्प में, पक्षाप कबासी मेघों के हिमस्फटकों में, पक्षाप मेघों के हिमस्फटकों में और स्तरी मेघों के धूल कणों में। साथियों जो आपके पक्षाप मेघ है, सर्विस क्लाउड्स हैं, उन क्लाउड्स की वजह से क्या होता है, प्रभामंडल का विकास होता है। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, तीसरा, पक्षाप मेघों के हिमस्फटक। हिमस्फटक का मतलब होते हैं छोटे छोटे से आपके पार्टिकल्स जो जलवाष्प होते हैं और किस में बदल जाते हैं, टेम्परेचर कम होने की वजह से आइस पार्टिकल्स में बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अब जब हम बादल वाला क्या करेंगे, सेगमेंट डिस्कस करेंगे, बादलों के प्रकार देखेंगे, तो इसमें और डिटेल में इसको समझेंगे। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। देखिए यहां पर ये क्या है, आपका बीच में स्टार जैसा है, सूरज है, और ये आपका दीर्घवृत्ताकार कक्ष है जिसमें बुध क्या है, घूम रहा है। ठीक है ना, उसकी 4 पोजीशन है, एक पोजीशन ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा, मतलब
घूमने की गति वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। साथियों मैंने आपको जब कॉमेट्स बताया था तो मैंने कॉमेट्स में एक बात बताई थी कि जब कभी भी कोई कॉमेट या पुच्छल तारा सूरज के निकट आता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। यह बात केवल पुच्छल तारे के लिए लागू नहीं होती, पुच्छल तारे के साथ साथ हर एक आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है उसके लिए लागू होती है। तो जब बुध की दूरी सूर्य से क्या होगी, न्यूनतम होगी, उस समय बुध की चाल अधिकतम होगी। यहां पर न्यूनतम दूरी कहां पर समझ में आ रही है, आप देख रहे हैं ए में समझ में आ रही है। इस वजह से ए जो पॉइंट है यहां पर गतिज ऊर्जा या जो वेग है, जो चलने की गति है, वो सबसे ज्यादा होगी बुध की। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर सही है, ए पॉइंट वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का अल्बीडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चक्षुद्युति निर्धारित करता है। बुध का अल्बीडो पृथ्वी के अल्बीडो से बहुत अधिक है। दो आपको यहां पर दिए गए हैं बेसिकली स्टेटमेंट, पहले फिर से पढ़ देता हूं। किसी पिंड का अल्बीडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चक्षुष द्युति, चक्षुष मतलब आंखों से देखना, द्युति मतलब चमक, ऐसी चमक जो आंखों से दिखाई दे रही है, आप देखें द्युति निर्धारित करता है। बुध का अल्बीडो पृथ्वी के अल्बीडो से बहुत अधिक है। साथियों पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। जो अल्बीडो है वो परावर्तित प्रकाश की मात्रा वो जितना ज्यादा होगी, किसी भी प्लैनेट की, किसी भी ग्रह की चमक भी उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है पृथ्वी का, बुध का अल्बीडो पृथ्वी के अल्बीडो से बहुत अधिक है। साथियों ये गलत है। गलत क्यों है, आप देखेंगे कि जो बुध का अल्बीडो है साथियों वो पृथ्वी के अल्बीडो से कम है, ज्यादा नहीं है। ये बात सही है कि बुध बिल्कुल सूर्य के पास में स्थित है, तो सूर्य का जो आप देखेंगे सूर्यातप है बहुत अधिक मात्रा में उस तक पहुंचता है, लेकिन सूर्यातप के अधिकांश हिस्से को बुध अवशोषित कर लेता है, बहुत कम हिस्से को वो बाहर छोड़ता है या परावर्तित करता है। तो पृथ्वी की अपेक्षा जो उसका अल्बीडो होता है साथियों बुध का, वो कम होता है। यहां पर क्या लिखा है, स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है। इस वजह से केवल एक सही है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। मुझे उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, मैगलन अंतरिक्षयान, मैगलन मिशन किस ग्रह हेतु भेजा गया था। मैंने आपको जब ग्रहों की चर्चा बताई थी तो साथियों मैंने कहा था कि वहां पर आपको क्या करना है, सारे के सारे जितने भी मिशन हैं या कृत्रिम उपग्रह भेजे गए उनका भी ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, देखिए आप क्वेश्चन ये आया हुआ है, जो क्वेश्चन आया हुआ है वही क्वेश्चन मैंने आपसे यहां पूछा है कि मैगलन मिशन किस प्लैनेट से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा जो मैगलन मिशन है ये शुक्र से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है साथियों, शुक्र से। तो प्लूटो, शनि, मंगल और शुक्र में क्या आंसर हो जाएगा, शुक्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, पृथ्वी पर कथन और कारण वाला प्रश्न है। देखेंगे पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। बहुत अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ना है। नेक्स्ट, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आपको देखना है क्या सही है क्या गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 फिर से पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का घन वजन जो होता है वो क्या हो जाता है, बेसिकली घटता है। अब इस चीज को देखेंगे, सपोज मान लीजिए हमने यहां पृथ्वी बना दी, ये पृथ्वी बन गई। इसमें कहा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, अक्षांश बढ़ना है, मतलब आप यहां पर भूमध्य रेखा से किस तरफ जा रहे हैं, मान लीजिए यहां ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, ध्रुव हो गए, ठीक है ना। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो साथियों क्या होता है, आप सभी को यह पता होना चाहिए कि जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाया जाता है, साथियों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर आप देखेंगे कि वजन क्या होता है, सबसे कम हो जाता है। जैसे जैसे हम कहां पर जाते हैं साथियों, जैसे जैसे हम देखेंगे कि हम ध्रुवों के निकट जाते हैं, वैसे वैसे स्थिति क्या बनती है, वहां पर जो पृथ्वी की घूर्णन गति वो कम होने लगती है, वहां उसका प्रभाव कम हो जाता है, जबकि ध्रुवों पर जाकर के लगभग शून्य हो जाता है। ध्रुव तो वहीं वहीं धीरे धीरे घूमता है, लेकिन विषुवत रेखा पर कोई बिंदु है तो सबसे ज्यादा दूरी घूमता है। इसको ऐसे समझ लो कि जैसे आप बाइक चलाते हो, बाइक में टायर होता है, टायर में एक बीच में नट फंसा होता है, एक्सल नट, उसके ऊपर पूरा टायर घूमता है। तो साथियों जब टायर घूमता है तो एक्सल नट वहीं वहीं घूमता है, लेकिन जो टायर है ब्लैक कलर का वो बहुत पूरी सतह घूमता है उतने ही समय में। तो आप देखेंगे कि जब हम बात करते हैं किसकी साथियों, जब हम बात करते हैं यहां पर किसकी, पृथ्वी की, और पृथ्वी पर किसी वस्तु के वजन की बात करते हैं, तो हम देखेंगे वजन के संदर्भ में कि बेसिकली जब ध्रुवों पर जाते हैं तो वजन कम नहीं होता है, वजन बढ़ता है, लेकिन यहां पर लिखा है बढ़ते हुए अक्षांश में वस्तु का वजन घटता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ लिखा है पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, बिल्कुल सही है, लघुभक्ष गोलाभ है, गोला नहीं है, ये वाली बात सही है। तो साथियों इसको आप क्या करेंगे, सही कहेंगे। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट ए सही है परंतु आर गलत है, नेक्स्ट ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहां पर ए गलत है परंतु आर सही, मतलब 4 इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? भूपर्पटी का मतलब क्या होता है साथियों? पृथ्वी का धरातल। पर्पटी का मतलब होता है पृथ्वी की सतह या धरातल। जब सतह या धरातल की बात करेंगे तो धरातल पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, धरातल पर सबसे ज्यादा पाया जाएगा साथियों ऑक्सीजन। क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है ना। लेकिन पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? पूरी पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी की सतह से जब अंदर गड्ढा खोद के अंदर तक चलते जाओ तो आप देखोगे अंदर तक चलते जाओगे तो लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन धरातल पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, लगभग 46% के आसपास है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूरज का चक्कर लगाती है? साथियों कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस मैंने रखे हैं क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं, वैसे ही रिपीट हो सकते हैं। 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो परिक्रमा पथ में पृथ्वी घूमती है वो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की एक औसत स्पीड से घूमती है। तो ध्यान रखिएगा 30 किलोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? सूरज का प्रकाश धरती तक पहुंचना है, कितना समय लेगा? तो साथियों ध्यान रखिएगा, सूरज का प्रकाश धरती तक पहुंचना है, यहां पर आपको सूरज और धरती के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है पता होना चाहिए, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। प्रकाश की जो चाल है वो कितनी है साथियों? प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर। कितनी है साथियों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है। अब आप इसको क्या करिए, काटिए। हम सीधे सीधे आंसर पे पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। कितना आ रहा है इसको अगर आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 जा या 3 3 4 जा 12, ठीक है ना। 12 हो गया तो 4 देन 2 बचा, फिर कितना आ जाएगा? 3 9 में 27, बचेगा 2 9, तो 3 9 में 27 9 आ जाएगा, फिर बचा 2, लगभग आ जाएगा 498 के आसपास। कितना आ रहा है? 498। यहां पर जो 498 है साथियों ध्यान रखिएगा, 498 ये क्या है? सेकेंड्स है। सेकेंड्स मतलब इतने समय में जो सूरज का प्रकाश है वो कहां तक आ जाता है? धरती पर। अब इसको मिनट से भी क्या करेंगे देखेंगे एक बार समराइज करके। तो मिनट में कैसे होगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। तो 60 सेकेंड बराबर क्या होता है साथियों? 1 मिनट बराबर 1 मिनट। तो यहां पर आप देखेंगे कि 498 सेकेंड, ठीक है ना। अगर हम क्या कर दे 480 सेकेंड्स बराबर देखेंगे तो 480 सेकेंड्स बराबर कितना हो जाएगा आपका? 8 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। और 480 के बाद 98 18 सेकेंड और एक्स्ट्रा, मतलब 8 मिनट 18 सेकेंड। 8 मिनट 18 सेकेंड की बात हो रही है साथियों। यहां पर 8 मिनट 18 सेकेंड के आसपास का आंसर कौन सा है? 2 4 8 और 16। तीसरे में जो 8 मिनट दिया है लगभग उसके पास का है, क्योंकि हमारा आंसर निकला है 8 मिनट प्लस 18 सेकेंड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 मिनट। 8 मिनट 18 सेकेंड इज दी बिल्कुल राइट है जो कैलकुलेशन है, लेकिन 8 मिनट ही दिया है तो उसको आप सही मानेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? मौसम परिवर्तन की बात चल रही है। मौसम चेंज होता है, ठंडी से आप देखेंगे क्या आती है? गर्मी, फिर बरसात। ये कैसे होता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री का अक्षांश झुकी हुई है अपने धुरी पर, इस वजह से, या ऊपर बताए गए 1 व 2 सम्मिलित प्रभाव से अपनी धुरी पर घूमना। तो साथियों देखेंगे कि अगर आप सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, सूर्य से पास होना, सूर्य से दूर होना, हमने बताया था आपको 3 जनवरी और 4 जुलाई, क्योंकि दीर्घवृत्ताकार कक्ष है, और 23.5 डिग्री का झुकाव, ये दोनों चीजें कारण होती हैं किसकी? मौसम परिवर्तन की। ये दोनों चीजें मतलब 1 व 2 आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है ना।
उत्तरी ध्रुव पर भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर कर्क रेखा पर। साथियों ध्यान रखिएगा, जब सूरज बिल्कुल किस पे लंबवत चमकता है, इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर, तब दिन रात की अवधि बराबर होती है। ऐसा कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। हम इसको आयनांत और विषुव में और पढ़ेंगे आगे चल करके, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर जब ये बीच वाली रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में बांटती है, इसी को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं और इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है ना। जब यहां पर सूरज लंबवत चमकता है तभी क्या होता है? दिन रात की अवधि बराबर होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होती है? पृथ्वी सूर्य पे गिर जाएगी, सूर्य के गिर जाएगी नहीं सूर्य पर सॉरी सूर्य पर गिर जाएगी, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, या हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। साथियों ध्यान रखिएगा कि अगर पृथ्वी की दूरी सूरज से कम कर दें तो पृथ्वी का जो वर्ष है ना 365 दिनों का, वो छोटा हो जाएगा, पहली बात। और पृथ्वी के ऊपर गर्मी बढ़ जाएगी लेकिन पृथ्वी भस्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा कि जो वर्ष की अवधि है साथियों वो कम हो जाएगी। 365 दिन से कम होकर के 300 हम बोल सकते हैं कितना? 300 दिन या 290 दिन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। ऐसा कौन सा ग्रह साथियों यूरेनस, नेपच्यून, शनि और मंगल में जिसका झुकाव और दिन पृथ्वी के झुकाव और दिन के आसपास है? साथियों मैंने सारे ग्रहों का जब डिस्कशन किया था तो आपको बताया था मंगल ही वह ग्रह है जो पृथ्वी के बराबर ही लगभग झुकाव रखता है, अक्षीय झुकाव। पृथ्वी का 23.5 डिग्री है, उसका 25 डिग्री। पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का होता है, उसका 25 घंटे का। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मंगल इज द राइट आंसर, ठीक है। पिछले वीडियोस में आप क्या कर सकते हैं, एक बार मंगल का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? सबसे पहले आप देखेंगे बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज तो आज भी हो रही है, बट यहां पर जो नाम दिया है मतलब सबसे पहले वाली बात हो रही है। न्यूटन, गैलीलियो, केपलर और कोपरनिकस। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? गैलीलियो इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ये तो सीधा सीधा एक फैक्चुअल क्वेश्चन था साथियों। नेक्स्ट देखेंगे, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सुसंगत है? मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सुसंगत है? वायुमंडलीय संगठन, तापीय अवस्थाएं, बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति, उसके साथ साथ ओजोन की उपस्थिति। ऐसी कौन सी चीज है जो मंगल पर जीवन की उपस्थिति को क्या करती है? कहीं ना कहीं पुष्ट करती है। तो आप देखेंगे बर्फ छत्रकों की और हिमशीतित जल की उपस्थिति, ठीक है ना। जहां पानी है वहां पर जीवन की संभावना साथियों रहती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है, जुपिटर से गर्म है। साथियों अगर हम क्रम में देखेंगे तो पहले क्या आता है? पहले बृहस्पति आता है, बृहस्पति के बाद क्या आएगा? शनि, शनि के बाद क्या आएगा आपका? यूरेनस, और यूरेनस के बाद आ जाएगा नेपच्यून, ठीक है ना। इतना तो आपको पता है साथियों। अब यहां पर देखेंगे पूछा है प्लूटो से ठंडा है, तो हो ही नहीं सकता, प्लूटो तो ग्रह नहीं, सबसे लास्ट में था, उसको बाहर कर दिया। नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून ज्यादा दूर है तो नेपच्यून ज्यादा ठंडा होगा। नेपच्यून से गर्म है, बिल्कुल सही है, नेपच्यून से गर्म होगा। तो शनि क्या होगा साथियों? नेपच्यून से गर्म होगा, ठीक है ना। जुपिटर से गर्म है, नहीं हो सकता क्योंकि जुपिटर क्या है आप देखेंगे सूरज से ज्यादा निकट है और शनि दूर है, ठीक है ना। तो जुपिटर ज्यादा गर्म होगा। तो आपको मैंने तापमान भी इसीलिए लिखाए थे ग्रहों के, ताकि आप देख के समझ सके किसका तापमान ज्यादा किसका कम है। साथियों आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, नेपच्यून से गर्म है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, बृहस्पति का वलय होता है, बृहस्पति का वलय। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जोवियन प्लैनेट्स के चारों ओर कहीं ना कहीं या तो बिल्कुल साफ साफ जैसे शनि में, या तो वेल्ड रिंग पाए जाते हैं, धुंधले रिंग पाए जाते हैं। ऐसे ही धुंधले रिंग की वलय की उपस्थिति बृहस्पति के चारों ओर भी है साथियों। क्वेश्चन है, बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ, अस्तित्व विहीन, बहुत घना एवं अपारदर्शक, उपरोक्त सभी। अगर हम बृहस्पति के क्या करते हैं वलयों की बात करते हैं जो बहुत ही वेल्ड है, बहुत ही धुंधला है, पर है, तो ध्यान रखिएगा वो सिलिकेट, सिलिकेट यौगिकी से बना है। सिलिकेट मतलब रेत होती ना, रेत जैसे, वैसे ही सिलिकेट क्या है? डस्ट पार्टिकल्स हैं, और एक डस्ट पार्टिकल्स की वेल्ड डिस्क आप देखेंगे खोजी गई है बृहस्पति के चारों ओर, जो सिलिकेट से बनी हुई बताई जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और उत्तर दिए गए कूटों की सहायता से चुनिए। क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है।
देखिए अब सबसे पहली बात कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही पृष्ठ दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा अपने अक्ष पे जितनी देर में घूमता है उतनी ही देर में पृथ्वी की एक परिक्रमा भी पूरी कर लेता है। दोनों चीजें बराबर हैं लगभग लगभग, इस वजह से जो भाग चंद्रमा का धरती के सामने होता है वही हमेशा धरती के सामने होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक सपेरा बीन बजाते हुए क्या करे, अपने ही स्थान पर ऐसे घूमता जाए, तो आप देखेंगे कि जो सांप है वो भी घूमता जाएगा और सांप का मुंह हमेशा सपेरे के सामने होगा, सांप की पूंछ कभी सपेरे के सामने नहीं आ पाएगी। आई बात समझ में? बिल्कुल वैसे ही साथियों, तो दूसरा वाला क्या है कि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों घूमने के काल के लगभग बराबर होता है, यह भी सही है। ए आर दोनों सही है और यहां पर आप देखेंगे कि आर ए की सही स्पष्टीकरण या व्याख्या दे रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यहां पर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा हुआ है? चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात अगर करते हैं तो वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? बात या ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती। माध्यम क्या मिलता है? अगर वहां पर आप देखेंगे कुछ नहीं है तो सबसे बड़ा माध्यम हवा होती है। अब चंद्रमा पर क्या वायुमंडल है? अब एक बार हम विकल्पों पे देखते हैं। चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहेंगे, इसलिए एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। साथियों ध्यान रखिएगा, आंसर क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायु ध्वनि के माध्यम का काम करती है, जब वायु ही नहीं है तो कैसे आवाज दूसरे तक जाएगी? नेक्स्ट देखेंगे, ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून के बारे में क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना कैसे होती है साथियों? तो सबसे पहले ऑप्शंस देख लेंगे। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो, उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर बता दें और कारण बता दें कि जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो जाती हैं तो ध्यान रखिएगा उसको हम क्या कहते हैं? ब्लू मून। ब्लू मून का मतलब क्या हुआ और क्यों होता है? देखिए 365 दिन का क्या होता है आपका पृथ्वी के हिसाब से 1 साल होता है, लेकिन जब हम एक चंद्र वर्ष की बात करते हैं तो 354 दिनों का होता है। कितने का होता है? 354 दिनों का। क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि चंद्रमा बेसिकली 29.5 दिनों में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा कर लेता है, तो 29.5 दिनों का उसका 1 माह कहलाता है। तो 29.5 गुणित 12 कर देंगे, 29.5 गुणित 12 तो कितना आ जाता है? 354। और यहां 365 है, मतलब अंतर कितने का आ रहा है? 11 दिन का। अब ये जो 11 दिन का अंतर है साथियों, ये अंतर आप देखेंगे 2 वर्ष 7 माह पश्चात कितना हो जाता है? 29.5 दिनों का। तो स्थिति होती है कि एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा पड़ जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं साथियों? उसी को हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्लू मून। जो दूसरी वाली पूर्णिमा है उसको ब्लू मून कहा जाता है। ठीक है, इसको और अच्छे से हम डिटेल में समझेंगे जब ब्लू मून, ब्लड मून, सुपर मून, इन सब के कॉन्सेप्ट को हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 26 में है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। कथन कारण है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। सेकंड वाले ऑप्शन को तो अभी हमने डिस्कस किया था, ए आर वाले कथन को इसके पहले वाले क्वेश्चन में। सॉरी ये ए आर है लेकिन आर की जगह बी लिखा है, इसको आर कर देते हैं। ठीक है ना? अब आप देखेंगे चंद्रमा वायुमंडल नहीं है, ये भी हमने ध्वनि के संदर्भ में भी देखा था। दोनों बातें सही है, लेकिन क्या ये स्पष्टीकरण है? तो स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन देखेंगे ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है नहीं। ए तथा आर दोनों सही, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चंस ऐसे रखे कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो और एस्ट्रोनॉमी पूरी तरीके से आपकी क्या हो जाए? क्लियर हो जाए साथियों। आप देखेंगे नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? पृथ्वी का एक चक्कर साथियों तो फैक्ट है, अपने अक्ष पे 29.5 दिनों में घूमता है और पृथ्वी के चारों लगभग 27.5 से 28 दिनों में घूमता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 27.5 इज द अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है ना? 27.5 दिनों में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब सूरज, ठीक है ना, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो इसको हम सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजगी। अब सीधी रेखा में होने के दौरान
मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक तरफ हो तो इस कंडीशन को हम युति कहते हैं। क्या कहते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक तरफ हो जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे साथियों? युति। और युति के दौरान ही क्या होता है साथियों? सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण अक्सर कब होता है? तो ध्यान रखिएगा, अमावस्या में या पूर्णिमा में। तो अमावस्या में होता है। ये सब क्यों होता है इसको हम सेशन में आगे डिस्कशन लेंगे क्लास में, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? युति। सिजगी तो बिल्कुल सीधी रेखा में होना होता है, लेकिन युति का मतलब क्या हुआ साथियों? युति का मतलब होता है कि पृथ्वी के एक तरफ सूर्य तथा चंद्रमा का उपस्थित होना और तीनों का सीधी रेखा में होना, ठीक है। युति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी और चांद के बीच का अंतरिक्ष कहलाता है। पृथ्वी और चांद के बीच का अंतरिक्ष सिसलूनर, फुल लूनर, नेबुला, इनमें से कोई नहीं, सिसलूनर कहलाता है, ठीक है ना। हम देखेंगे जैसे लोअर अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, या चंद्रमा का जो लूनर ऑर्बिट है, ये सब आप देखेंगे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो वॉल्यूमेट्रिक आयतन संबंधी विस्तार है वही क्या कहलाता है? सिस लूनर कहलाता है साथियों। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेंग्राजे इसी से संबंधित है। लेंग्राजे पॉइंट्स क्या होते हैं? L1, L4, L5 क्या, ये भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लासेस में। नेक्स्ट देखेंगे बेलीज बीट्स हैं। बेलीज बीट्स साथियों क्या है? लिखा हुआ है पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात चंद्रमा की गर्तों और घाटियों से होकर पृथ्वी तक आता प्रकाश, सूर्य से निकलने वाली ज्वालाएं, सूर्य ग्रहण के समय का अंधेरा, सूर्य के विकृत अल्ट्रावायलेट, सूर्य से विकृत अल्ट्रावायलेट किरणें। साथियों बेलीज बीट्स का मतलब होता है कि जैसे एक डायमंड रिंग बना, जब कभी भी क्या होता है सूर्य ग्रहण होता है तो एक हीरक वलय बनता है। हीरक वलय में रिंग में एक तरफ से ऐसे प्रकाश प्रस्फुटित होता हुआ दिखाई देता है जैसे रिंग में कोई नग लगा हो, ठीक है ना। तो ये क्यों होता है? जब प्रकाश किससे आता है? चंद्रमा की घाटियों से आता है और पर्वतों से कट छट करके आता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा साथियों, पूर्ण सूर्य ग्रहण से पूर्व या पश्चात चंद्रमा की घाटियों या गर्तों से होकर पृथ्वी पर आता प्रकाश, वो बेलीज बीट्स कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सूर्य ग्रहण होता है कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, और जब पृथ्वी चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, और जब पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर गति करने लगती है। सूर्य ग्रहण में मैंने बताया था साथियों, एक तरफ सूरज होगा, एक तरफ पृथ्वी, बीच में चंद्रमा होगा। मतलब जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, बीच में कौन हो जाएगा साथियों? चंद्रमा हो जाएगा। तब क्या आ जाएगा आपका सूर्य ग्रहण। ये चीज अभी हमने समझी थी जब हम युति देख रहे थे। जो सूर्य ग्रहण युति में होता है और वियुति में क्या होता है साथियों? चंद्र ग्रहण। युति वियुति सब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, डिस्कशन में लेंगे। आज हमने जितने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं साथियों। अब इसके साथ ही एस्ट्रोनॉमी के जो क्वेश्चन क्विज का आपका 2 सेशन हुआ कंप्लीट होता है। अब ज्योग्राफी में आगे फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। चीजों को बहुत अच्छे से साथियों समझिए और उसके बाद फिर से उसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत ढेर सारे करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। कभी भी कोई भी एग्जाम देने आप जाओ, कभी समस्या ना हो, एग्जामिनेशन में फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप क्या करो? सही उत्तर लगा के आओ। आज की क्लास में साथियों इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।